हाय, बुला रही थी, ताली नहीं बजा रही थी। अब ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है दैट इज़ रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तुम्हारा। जो पहला पार्ट है वो कंपैरेटिवली ईजी है। पहले वाले पार्ट में तुम्हारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में अपन ज़्यादा बात कर रहे होंगे, तो रटने का पार्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। इसमें जो तुम्हारा मेन अपन डिस्कशन करेंगे दैट इज़ कि अगर तुम बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़नेस करने जाते हो तो वो तुम कौन से सेक्टर्स में सेटअप कर सकते हो। अगर तुम बिज़नेस सेटअप कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना होगा, कौन से लॉज, कौन से कंप्लायंसेस जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। अब बिज़नेस सेटअप करते हो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, उसको तुम्हें कैसे फॉलो करना है, अपने बिज़नेस में कैसे और आगे बढ़ाना है। बिज़नेस में भी अलग अलग एंटरप्राइजेज़ होते हैं। ये चीज़ अपन ने ओसी में पढ़ी होगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस में क्या क्या आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ क्या होती है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ क्या होती है। इनकेस अगर तुम कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें तुम और क्या नए कंप्लायंसेस तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। कंपनीज़ में भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उसमें भी तुम्हें कौन सा तुम्हारे बिज़नेस के हिसाब से कौन सा मॉडल तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, उन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती है, पूरा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट उसी के ऊपर है, दैट इज़ रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है वो 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, और उसमें लेबर लॉ है। लेबर लॉ का बेसिक आइडिया किसी को है, क्या बात करता है, कैसे करता है, क्या होता है लेबर लॉ, कभी सुना है? लेबर राइट्स होता है वो कोई भी ऐसा लॉ जो, अब लेबर क्लास कौन सी होती है वो पता है सबको? क्या? डे टू डे वेजेस मिलता है। हाँ, जो वो कैटेगरी होती है जो वीकली या फिर डे टू डे या फिर 14 डेज के बेसिस पे वेजेस कलेक्ट करते हैं, उनके लिए सैलरी नहीं होती, उनको अपन वेजेस बोलते हैं। जो वो सेक्टर के पूरी लोग हैं, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ और उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉज बनाए हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा थियोरेटिकल हो जाती है, उसमें लर्निंग का बर्डन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा लॉ तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि एक ही फ्लो में जा रहा है, एक ही बात कर रहे हैं अपन हर जगह पे। तो वो कैसे, किस पे, कौन से एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होगा, उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहा है। उसमें भी नया एक अभी ये चेंज आया है कि किसी ने देखा है कि लेबर लॉ की जगह कोड। अच्छा चलो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉ और कोड सेम होता है या अलग होता है? क्या फ़र्क होता है? कुछ तो होगा ही, तभी नाम अलग है। एक्ट और लॉ, कोड, एक्ट और कोड, सॉरी, कंपनीज एक्ट वाला एक्ट और जो आईबीसी वाला कोड अपन बोलते हैं, वो एक्ट और कोड में कुछ फ़र्क है या फिर सेम ही बात कर रहे हैं अपन? अगर है तो क्या फ़र्क है? इधर इधर बताओ, इधर। एक्ट सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कोड पर्टिकुलर एंटिटीज के लिए। जैसे मतलब हाँ, तो अगर मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट की तो वो सोल प्रोप्राइटर पे थोड़ी लगेगा, वो भी तो कंपनी पे ही लगेगा। इधर बताओ ना। ऐसा गलत होगा तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी। कुछ फ़र्क होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है, तो अगर इतना मान रहे हो तो फ़र्क भी बता दो फिर। क्या चीज़?
कैसे एक्ट होता है? हाँ, तो वो पर फिर एक्ट और कोड में फ़र्क क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ। उसमें भी लॉज होते हैं, इसमें भी लॉज होते हैं, वो भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अपन ने बनाए हैं, इसको भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाए हैं, तो कुछ तो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन होगा कि अपन अलग अलग नाम यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए। कोई भी आइडिया नहीं? अगर अपन एक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अपन पहले से स्पेसिफाइड है कि अपन इतने पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर अपन कोड के ऊपर आता है तो कोड में वेराइटी ऑफ चीज़ें कवर होती है या वेराइटी ऑफ लॉज कवर होता है। जैसे अब आईबीसी में अपन कोड इसके लिए बोलते हैं उनको, क्योंकि आईबीसी से पहले बहुत सारे एक्ट बनाए थे वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, वो पर्टिकुलर इशू के लिए। उन सबको एक अम्ब्रेला में अपन ने कवर किया है आईबीसी के अंदर, तो इसके लिए वहाँ पर अपन कोड यूज़ करते हैं। और अगर अपन को पता है स्पेसिफिकली अपन किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब अपन एक्ट यूज़ करते हैं। समझ आया? तो अब कंपनीज एक्ट में अपन को भले ही अमेंडमेंट्स आते हैं, कंपनीज पुराना वाला एक्ट रिपील होकर नया 2013 वाला एक्ट आया है, लेकिन हमें पता है कि कौन से सेगमेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं और उसमें अपन ने कोई नई चीज़ें ऐड ऑन नहीं किया, कोई नया लॉज उसके अंडर कवर नहीं किया, तो वो कंपनीज एक्ट हुआ। आईबीसी ऑन द अदर हैंड, इसमें अपन ने, अगर किसी ने सुना हो, सरफेसी करके एक्ट आता था, सरफेसी एक्ट होता था, डेट रिकन्सिलिएशन वाला एक एक्ट होता था, सिक इंडस्ट्रीज़ में भी एक सिक इंडस्ट्रीज़ करके भी एक कोई एक्ट था। तो उन सब का अम्ब्रेला बना के अपन ने एक नए प्रोविज़न के सेट बनाए हैं, इसके लिए वहाँ पर अपन उसको कोड बोलते हैं। सिमिलरली लेबर लॉ में बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक एक्ट बनाया हुआ था। वेजेस कितनी मिलेगी उसके लिए एक अलग एक्ट, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए उसके लिए एक अलग एक्ट, सोशल सिक्योरिटी में मैटरनिटी लीव पे एक अलग एक्ट बनाया है, उसके बाद में अगर तुम्हारे प्रोविडेंट फंड के लिए अलग एक्ट बनाया है, इंश्योरेंस के लिए अलग एक्ट बनाया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुम लेबर्स हायर कर रहे हो उसके लिए अलग एक्ट बनाया हुआ है। तो इतनी वेराइटीज़ में अगर इन्होंने एक्ट बनाए हुए हैं तो वो चीज़ कंप्लायंस के फॉर्म में या फिर अवेयरनेस के फॉर्म में, दोनों में ही दिक्कत होती थी। अब एक पर्टिकुलर लेबर है, उसे अपनी राइट्स के बारे में नॉलेज मिलने के लिए दिक्कत तो आएगी ना, कि मेरे को क्या पता कि मेरे लिए क्या राइट्स बनाए हुए, उनका तो उधर तक का लेवल काम ही नहीं करता है, तो वो चीज़। और उसके बाद में जो भी हायर अथॉरिटी पे जो भी मैनेजर या एम्प्लॉयर है, उनके कंप्लायंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे वैरायटी के एक्ट, हर एक थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएंगे। अगर अपन वेजेस की बात करें तो क्या 19 जब भी वो एक्ट बना था तब से लेके अभी तक वेजेस का अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वो तो अमाउंट चेंज करेंगे ये लोग, तो उसको कैसे कब तक अपन अपडेटेड रहे उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वेजेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ है उन सब का एक कोड बना दिया, लॉ ऑन वेजेस को 2019। तो वैसे ही अलग अलग 4 से 5 इन्होंने कोड बना दिए जिसमें इन्होंने सारे के सारे एक्ट कवर कर दिए। तो वो कोड अभी नवंबर में इम्प्लीमेंट हुआ, तो अभी अपन जो भी पढ़ेंगे वो ये नए कोड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले जो आपने पढ़ा था वो अपन एक एक एक्ट पढ़ने बैठते थे, तो कंपैरेटिवली चीज़ें तुम्हारे लिए और कॉम्प्रिहेंसिव हुई है तो पढ़ना ईजी होगा, लेकिन वही चीज़ है कि डेटा तुम्हें याद करने के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा। समझ आया तुम्हारा कैसे जाएगा? पार्ट 1 इज़ फॉर 60 मार्क्स, जो इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी। अगर तुम चाहो तो आराम से उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कंपनी लॉ जितने घुमा फिरा के नहीं आएंगे। सेकेंड पार्ट इज़ लेबर लॉ। लेबर लॉ में तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसका वेटेज 40 मार्क्स का है और कंटेंट बहुत कम है, 150 पेज जितना का भी नहीं होगा, और पूरा का पूरा लेबर लॉ 40 मार्क्स का कंटेंट तुम्हारा उसमें आ जाएगा, तो वो चीज़ भी स्कोरिंग है। तो SBI इन जनरल बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने वाले वो क्लियर है, तो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर बुक खोलने के लिए बोला था मैंने, मुंह नहीं। चैप्टर 1, चॉइस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पूरा चैप्टर तुम लोग 11-12 से यही पढ़ते हुए आए हो। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है।
तो पहली चीज़ इन्होंने बोला है चॉइस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? पहले तो एक आइडिया आएगा बिजनेस का, जो भी XYZ है, कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है, वो मार्केट में सेल करना है। तो वो आइडिया के बाद नेक्स्ट स्टेप जो तुम लोगे वो क्या लोगे? कैपिटल, ठीक है, और मेंबर। फिलहाल तुम अकेले ही हो, तुम्हें और किसी पे भरोसा ही नहीं है कि नहीं किसी ने मेरा आइडिया लीक कर दिया तो काइंड ऑफ बिजनेस जो ओपन करना है, जैसे OPC 5% कौन से ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में जाओगे तुम? अगर एक अकेले इंसान हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। या तो तुम सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हो, या तो तुम OPC स्टार्ट कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सिंगल पर्सन कैरी करता है। तो उसके और उसके बिजनेस में कोई सेपरेट डिस्टिंक्शन होता है या अपन सेम ही मानते हैं उनको? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और उनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा? जैसे कंपनी है तो वो तो शेयर्स इशू करेगी, तो वो पैसे रेस कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर अगर कैपिटल रेस करने जाए तो उसके लिए क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसको? सॉरी, खुद ही रेस करना पड़ेगा। कैसे? बोरोइंग्स और बोरोइंग्स। और अगर इनिशियल लेवल पे तुम स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ आइडिया है तुम्हारे पास में, तो क्या लोन बैंक तुम्हें उस बेसिस पे लोन देगा? सॉरी, गवर्नमेंट दे सकती है। अगर MSME के सेक्टर में तुम हो या फिर तुम्हारा आइडिया एकदम स्टार्टअप के लेवल पर का है तो गवर्नमेंट के बेसिस पे भी तुम्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ होती है, अगर अब गवर्नमेंट पैसे देती है ना तो गवर्नमेंट सोल प्रोप्राइटर्स को बहुत कम पैसे देती है। यहाँ पर तुम्हारा वो डिपेंड हो जाता है कि या तो तुम्हारे जो है फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए रजिस्टर्ड, या तो तुमने अपनी एक कंपनी फॉर्म करी हो। प्राइवेट कंपनी होगी चलेगा, लेकिन कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि एक रजिस्टर्ड फर्म का बिजनेस होता है तो उसको लोन्स मिलना ईजी होता है। सोल प्रोप्राइटर में अपन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि सोल प्रोप्राइटर जो है और उसका जो फर्म है वो सेम ही है, तो उसको अपन सेपरेटली लायबल नहीं मान सकते। समझ आया? तो इनके लिए फाइनेंसिंग के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। या तो खुद के अगर कोई सेविंग्स है, फ्रेंड्स या फैमिली है, उनसे तुम पैसे ले सकते हो, या तो तुम बैंक से पैसे रेज कर सकते हो। बैंक्स वापस से सोल प्रोप्राइटर को पैसे कम देना चाहेगी। क्यों? पहली चीज़ तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो उनकी गारंटी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सेपरेट मैनेजमेंट नहीं है, सेपरेट ओनरशिप नहीं है। फिर उसके साथ साथ में रजिस्ट्रेशन का भी इनका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो कुछ जन फॉलो नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो भी उतनी रिलायबिलिटी नहीं होती जितना एक रजिस्टर्ड कंपनी की होती है। आया समझ में? नेक्स्ट आता है सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन का अपना क्या प्रोसीजर रहता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सुना है किसी ने? क्या होता है? अभी रिसेंट में बहुत न्यूज़ में चल रहा है। कोई भी स्मॉल एंटरप्राइज होता है ना, अब वहाँ पर अपन का जो कैपिटल है वो छोटा है, काम करने वाले लोग छोटा है, बिज़नेस का आइडिया छोटा है, लेकिन वहीं पर अगर तुम रजिस्ट्रेशन की बात करो तो इंडिया में कंपनी भी अगर अपन को रजिस्टर करानी है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी जाता है, पूरा फॉर्मेशन करवाना, लोगों का वेरिफिकेशन कराना। तो उसके जगह पर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करके है, वहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है। वो फॉर्म की तुम्हें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी। वो जो भी तुम फॉर्म फाइल करने वाले हो वो ऑनलाइन मोड में होगा। उसमें जो डिटेल्स भरनी होगी वो तुम्हारी बेसिक डिटेल्स, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम क्या बिज़नेस सेटअप करने वाले हो, उसमें तुम्हारा रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पर है, जो तुम्हारा ऑफिस होगा या जो भी तुम्हारा वर्क का एरिया होगा वो कहाँ पर होगा, और उसके बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एक और टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। वो देखा है कोई भी किराने की दुकान पे एक ऐसा ब्लैक बोर्ड जैसा रहता है जहाँ पर उनका गुजराती में उनका नाम, उनका जो नंबर दिया हुआ होता है वो, और उसके साथ साथ में उनका एड्रेस, इतनी डिटेल्स लिखी हुई होती है। कभी नोटिस किया है? दैट इज़ रिगार्डिंग शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, कि ये चीज़ अपन जब जैसे ही रजिस्टर कराते हैं वहाँ पर ये चीज़ तुम्हें अपनी शॉप पे डिस्प्ले करनी पड़ेगी। समझ में आया? हाँ या ना? सोल प्रोप्राइटर के 2 ही पॉइंट्स हैं, वो फटाफट एक बार रीड कर लो, फिर पार्टनरशिप पे जाता है अपन।
इसका क्या मतलब है? कोई है वन ऑफ एंड रनिंग में चेंज आएंगे कहाँ पर? सोल प्रोप्राइटर की सेकंड है So proprietor is a business that is owned and managed by a single person. You could have one up and running. You can have one up and running. उसका मतलब हुआ कि तुम एक बिजनेस सेटअप करके वापस बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो विद इन 10 डेज. वन अप एंड रनिंग का मतलब वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज तुम खड़ा करके बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो 10 दिन के अंदर अंदर. इतना अगर अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में तो वो बिजनेस तुम 10 दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हो. ये ऐसा कहना चाहता है. आएंगे उधर भी आएंगे वो हर जगह होगा. सेक्शन 8 का इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है. हर बार कोई भी पेपर उठा लो तुम्हें सेक्शन 8 पे से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा. कंपनी लॉ में भी मिलेगा SBI में भी मिलेगा. हो गया रीड. पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मैक्सिमम 50 200. और कोई कुछ बोलना चाहता है? 280. डिसाइड करके एक जवाब दो मेरे को. 50 लॉक करूँ. पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए. सुनो, अगर देख के बोल रहे हो तो पूरा पढ़ के बोलो. सुनो मेरी बात. मैक्सिमम 50 होते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ये पावर रखी है कि वो एट एनी पॉइंट उस नंबर को मैक्सिमम तक 100 तक लेके जा सकता है. ऐसा हाल फिलहाल वो नंबर लिमिट 50 है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि उस लिमिट को वो एक्सीड करके मैक्स टू मैक्स 100 तक लेके जा सकता है. समझ आया? मैं तो पूछ रही थी. पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? उसका मतलब आपके एसेट्स भी बेच सकते हैं अगर जरूरत है, पर्सनल एसेट्स. ठीक है. यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है या फिर नहीं? नहीं, आपकी मर्जी, वॉलंटरी. और अगर नहीं करा रहे हो तुम रजिस्टर तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? आप केस फाइल नहीं कर सकते, पार्टनरशिप डीड नहीं कर सकते, आप केस फाइल नहीं कर सकते. आपका ओपोनेंट आपके ऊपर कौन से बेनिफिट्स? पार्टनरशिप फर्म में टैक्स के बेनिफिट क्यों मिलेंगे तुम्हें अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो? पार्टनरशिप फर्म बनाते कैसे? दो पार्टनर. अब तू और मैं पार्टनर. पार्टनरशिप डीड क्रिएट करके. पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होनी चाहिए या ओरल चलेगी? दोनों चलेगी. LLP में रिटन मैंडेटरी होती है. अब वो जो तुम्हें डीड है वो तुम रजिस्टर कराओगे तो योर फॉर्म वुड बी अ रजिस्टर. मैं इधर कुछ बोल रही हूँ. हेलो. जो फॉर्म अपन पार्टनरशिप डीड है वो अगर अपन रजिस्टर कराते हैं तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होगा. और अगर नहीं कराते वो अपने ऑप्शन पे. इन केस अगर तुमने रजिस्टर नहीं कराया तो वो जो तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है लॉ के हिसाब से तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो इन केस अगर ऐसे तुम्हारी कंपनी के ऊपर कुछ भी लायबिलिटी आ जाती है तो तुम सामने वाले इंसान पे केस नहीं फाइल कर सकते. वो लोग तुम पे फाइल कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा. समझ में आया? उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है रिगार्डिंग 100 रुपीज़ की. अगर कोई भी जो डिस्प्यूट है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा हुआ तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते. ऐसा तो ऑब्वियसली बात है. बेसिक से बेसिक अपन 50 रुपये के लिए तो नहीं लड़ रहा होगा कोई. नेक्स्ट, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. इसका मतलब पार्टनरशिप सेटअप करने का प्रोसेस पूरा एक्सपेंसिव होता है. और ये नहीं होता क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ पार्टनरशिप डीड बनानी है और उसके बाद में उसको रजिस्टर कराना है. रजिस्टर अपन कहाँ पर कराते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, ROF.
HUF क्या होता है? अब ये सारी जो चीज़ें वो मैं थोड़ा लाइटली इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि एक चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 जिस पे अपन ये सारे एंटरप्राइजेस वापस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। HUF क्या होता है? प्लीज़ फुल फॉर्म से ज़्यादा बताना मेरे को। फैमिली बिजनेस होता है। कौन कौन HUF स्टार्ट कर सकता है? जो मेन करता होता है हाँ, बट लेकिन ऐसा कोई भी इंसान HUF स्टार्ट कर सकता है? करता जो मेन होता है ना हाँ, करता होता है, पर क्या कोई भी इंसान करता बन सकता है? सीनियर होता है मेन सीनियर जो होता है वो। मिनिमम कितने लोग चाहिए HUF स्टार्ट करने के लिए? डिसाइड करके बोलो। 2 लोग चाहिए। हाँ, स्पेसिफिकली मेल चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है कोई इसमें? नहीं। अब HUF में इधर आ जाओ तुम। नहीं प्लीज़, आई इंसिस्ट। HUF में एक और पॉइंट ये भी है कि इन केस अगर पार्टनरशिप में कोई नए पार्टनर को अपन को ऐड करना होता है तो वहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर्स आता है। तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में अगर वो प्रोविज़न दिया हुआ है या फिर वो पर्टिकुलर पार्टनर अगर कंसेंट दे देता है अपना और वो 18 अबव होना चाहिए, अपन माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, तो वैसे केसेस में ही पार्टनरशिप फर्म में वो एंट्री ले सकता है। HUF ऑन दी अदर हैंड, इनकेस अगर तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी एक HUF सेटअप किया हुआ है तो जैसे ही तुम्हारा बॉर्न होता है वैसे ही तुम उसके मेंबर बन जाते हो। तुम्हें और कोई सेपरेट प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और पॉइंट, HUF का जो पूरा बिजनेस सेटअप है वो सिर्फ हिंदू, जैन और सिख ये कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं। ये इंस्टा नहीं, ये सच है। ठीक है। और डिटेल में अपन उसके टैक्स के क्या लायबिलिटीज़ होती है, पैन कार्ड लेना पड़ता है नहीं, वो सब अपन चैप्टर 7 में आराम से देखेंगे। LLP क्या होता है? कंपनी और पार्टनरशिप। हाइब्रिड। हाइड्रो मतलब पानी होता है। LLP और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, दूसरा और कुछ सेपरेट एंटिटी होती है। पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंप्लायंस कम होंगे, ज़्यादा होंगे। कंपनी के कंपैरिजन में कंप्लायंस कम होंगे। पार्टनरशिप के क्या कंप्लायंसेस है? उनको तो अपना एक टैक्स रिटर्न ही फाइल करना है। और कुछ मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट है LLP में? नहीं है। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ ना। पार्टनरशिप में अपन सिर्फ 50 लोग ही हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। फ्यूअर कंप्लायंसेस की यहाँ पर जो बात की है दैट इज़ इन कंपैरिजन टू अ कंपनी। अगर तुमने बेसिक भी अभी कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया है तो फिर आया होगा अभी तक में ही कि इनकॉर्पोरेशन में कितने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन के जस्ट बाद भी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें LLP में कंपैरेटिवली कम है। अगर LLP के अकाउंट्स में ऑडिट कराने हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? अब LLP कैसे काम करेगी? एक LLP एक्ट तो बनाया हुआ ही है और बाकी कुछ भी अगर प्रोविजंस होंगे तो जैसे उन लोगों ने डीड में लिखा हुआ है उस हिसाब से वो चीज़ फॉलो होगी। प्रोवाइडेड कि डीड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो LLP एक्ट को एक्सीड कर जाए। आया समझ में? नॉन स्केलेबल बिजनेस का क्या मतलब हुआ? एक्सपांड नहीं कर सकते या फिर अपन को आइडिया नहीं है कि वो कौन से लेवल तक जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स में अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। इनकेस अगर तुम्हें नहीं आइडिया है कि वो चीज़ जो तुमने बिजनेस सेटअप किया है उसमें तुम्हें एक्चुअली कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, उसको तुम्हें कौन से एक्सटेंट तक लेकर जाना है, तो तुम्हें पता है कि अपन को कंपनी के लेवल से इतना बढ़ाना नहीं है लेकिन कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं कम रखना है, तो वैसे केसेस में तुम LLP के लिए ऑप्ट कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? गोकुलधाम सोसाइटी वाली।
कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का मेन मोटिव क्या होता है? मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए, कि जो वो पर्टिकुलर सोसाइटी में मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलेगा। और कितने लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? सोसाइटी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7। मिनिमम 7। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपन तब बनाते हैं कि इन केस जो भी तुम्हारा ग्रुप है उनको म्यूचुअली कोई एक पर्टिकुलर मोटिव अचीव करना है, तो वैसे केसेस में तुम एक ग्रुप फॉर्म करोगे, तुम्हारे पास जितने भी फंड्स हैं उस हिसाब से तुम साथ में उसको पूल कर लोगे, और नेक्स्ट जो भी तुम्हारा मोटिव है, बिजनेस करने का मोटिव है, या फिर बहुत बार बैंकिंग के रिलेटेड में भी अपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं, तो वो जो तुम्हारा बिजनेस मोटिव, इकोनॉमिक या फिर चैरिटी, वो दोनों ही मोटिव वो पर्टिकुलर फंड से क्लियर होगा। एक और चीज़, यहाँ पर वोटिंग सिस्टम जो है वो उस हिसाब से नहीं जाएगा कि मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है तो मेरे को ज़्यादा वोट मिलेगा। एक मेंबर एक वोट। नेक्स्ट जो भी बेनिफिट्स होंगे वो जो मेंबर्स जॉइंट है ऑलरेडी सोसाइटी में उन्हीं को मिलेंगे। अपन कोई तीसरे इंसान के लिए यहाँ पर काम नहीं करेंगे। आया समझ में? सेक्शन 8 तो पढ़ा हुआ होगा, अभी रिसेंटली ही पढ़ा होगा। क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी के लिए कुछ बेनिफिट्स अलग से देती है कंपनीज एक्ट। क्या? उनको अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं पे करना। हाँ, वो चीज़ अलाउड ही नहीं है। जो भी तुम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो वापस बिजनेस में जाएगा, शेयर होल्डर्स में नहीं बटेगा। इन पे रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। ठीक है। और मीटिंग का कुछ पॉइंट है फिर 14 डेज प्रायर मीटिंग का इन जनरल कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है? अगर तुम्हें बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है तो एक साल में मिनिमम कितनी मीटिंग्स कंपलसरी है? 2। बोर्ड मीटिंग 4 होती है। एक साल में तुम्हें एटलीस्ट 4 मीटिंग्स करनी पड़ेगी। उस चीज़ का जो लिमिट है वो यहाँ पर कम किया गया है। दैट इज़ कि तुम्हें एक साल में, अगर तुम एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो तुम्हें एक साल में सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी होगी। सो सेक्शन 8 कंपनी अगर तुम फॉर्म कर रहे हो तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटी पर्पज़ से ही होना चाहिए। तुम्हारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए। और वही सेम चीज़ तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करते हो तो वो सेम चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। तीसरा कंपलसरी पॉइंट ये है कि इनकेस अगर तुम्हारी कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो प्रॉफिट वापस से कंपनी में ही रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में काम आएगा। आया समझ में? सेक्शन 8 कंपनी के पीछे ना प्राइवेट कंपनी लगेगा ना पब्लिक लिमिटेड लगेगा। उसके बिना भी वो अपना कंपनी स्टार्ट कर सकती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का पॉइंट तुम्हें किसी को पता है? अगर कोई कंपनी फॉर्म करनी हो तो क्या मिनिमम कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट इतना कैपिटल तो चाहिएगा ही चाहिएगा? एक प्राइवेट कंपनी अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है मिनिमम 2 लोग तो चाहिएंगे ही। तो अब अगर कम से कम कैपिटल में तुम्हें कंपनी स्टार्ट करनी है, अब सपोज़ तुम एक CS बन गए हो, तुम्हारे पास इंक्वायरी आती है, एक इंसान आता है कि फ़िलहाल हमें कंपनी में बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना है, हमें हमारी कंपनी में अभी तक हमने एसेट परचेज़ किए हुए हैं या फिर IPRs लिया हुआ है, उसको हमें हमारी कंपनी के नाम से रजिस्टर कराना है। तो उसके लिए हम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। हाल फिलहाल मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल में हमें कंपनी स्टार्ट करनी है। तो मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में तुम कंपनी कैसे स्टार्ट करा सकते हो? तुम्हारी फ़ीस जो रहेगी, जो गवर्नमेंट की फ़ीस जाएगी, MCA में रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट जाएगा, वो सब कुछ सेट असाइड करके अगर एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम कितना खर्चा लगेगा? क्वेश्चन समझ आया? क्या 440?
What is the minimum capital requirement for a private company or a public company? गेस तो करो, कुछ तो अमाउंट। 2 करोड़। और कोई एक ऑप्शन मिला है अपन को 2 करोड़। 10 करोड़। Minimum capital requirement for a private company. 2 करोड़, 10 करोड़। और कोई ऑप्शन है किसी के पास? और कोई ऑप्शन नहीं है? मैं बताऊँ आंसर? 2 रुपीज़। मिनिमम लोग कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2 लोग चाहिए। दोनों के हाथ में 1-1 शेयर होना चाहिए। अगर शेयर डिवाइड होंगे तभी कंपनी फॉर्म होगी। वो एक शेयर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 रुपये होनी चाहिए। तो एक शेयर 1 रुपये का एक शेयर, 2 इंसान के पास शेयर है, 2 रुपये में कंपनी बन जाएगी तुम्हारी। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ MCA में जब अपन फॉर्म फाइल करने जाते हैं तो जो गाइडलाइंस आती है ना, उसमें ये चीज़ इन लोगों ने मेंशन की हुई है कि मिनिमम एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो वैसे ही पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा? 7 रुपये। 7 लोग मिनिमम होने चाहिए। हर एक इंसान के पास 1-1 रुपये का एक शेयर। क्या हुआ? फिर भी नहीं आया, बोलो। 1% कंपनी, 1%। मैनेजमेंट में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए यहाँ पे? जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होता है, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होता है। यहाँ पर 1 डायरेक्टर होगा तो भी चलेगा। 1% कंपनी अगर तुम फॉर्म कर रहे हो तो उसके पीछे 1% कंपनी लिखना मैंडेटरी है। जैसे प्राइवेट कंपनी में अपन प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, वैसे वो चीज़ मेंशन करना मैंडेटरी है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक OPC है। एक ही इंसान स्टार्ट कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्लायंसेस में भी इन लोगों ने बहुत सारे कंसेशंस तुम्हें दिए। मीटिंग्स के रिगार्डिंग साइनिंग करना, कंप्लायंसेस और फॉर्म्स ड्राफ्ट करना, उन हर एक फॉर्मेट में कहीं ना कहीं OPC के लिए अपन ने रेस्ट्रिक्शंस कम किए। टैक्स एडवांटेजेस यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्या टैक्स एडवांटेजेस कुछ मिलेंगे OPC को? कैसे? कॉर्पोरेट, अगर तुम कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर जो टैक्सेशन होता है वो फ्लैट रेट पे होता है। तो तुम प्रॉफिट कितना भी अर्न कर रहे हो, तुम्हें जो भी अपना टैक्स पे करना है वो फ्लैट रेट पे करना होगा। तो अगर तुम्हें टैक्स कंसेशंस के लिए तुम कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो वो चीज़ तुम्हें उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी। ऐसा समझ में, अगर उससे तुम्हें फ्लेक्सिबल नेचर में और कहीं पे जाना है तो LLP इज़ अ बेटर ऑप्शन। प्राइवेट कंपनी का तो अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स? मैक्सिमम 200। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने? 2। और अब ये जो 200 की तुम्हारी लिमिट है, उसमें क्या हर एक इंसान को अपन काउंट करेंगे जिसके पास में भी शेयर्स होंगे? जॉइंट मेंबर्स को काउंट करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज को काउंट करते हैं। कौन से एम्प्लॉयज़ को? प्रेजेंट को करेंगे।
कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिनका ईसो, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो मेंबर एम्प्लॉय बनने के बाद मेंबर बना था। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करती हूँ, उसके बाद में मुझे ऑप्शन मिला था ईसोप का या फिर ईएसपीएस का, तो वो मैंने उसके थ्रू अगर मैं मेंबर बनी हूँ तो मैं पहले एम्प्लॉय बनी, उसके बाद में मैं मेंबर बनी, तो वैसे केसेस में मेरी मेंबरशिप काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं पहले से ही मेंबर थी, उसके बाद में मैंने एम्प्लॉयमेंट में ये कंपनी में ज्वाइन किया, तो वैसे केसेस में मैं एज ए मेंबर काउंट होगी। आया समझ में? तो एक्स एम्प्लॉयज़ को भी अपन काउंट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड कि उसका जो मेंबरशिप है वो एम्प्लॉयमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? नेक्स्ट, इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोहिबिटेड। मतलब पेज नंबर 5 पे ये लास्ट पॉइंट। पब्लिक को इनवाइट हमारे कंपनी के शेयर खरीदो आईपीओ या फिर कोई भी, अब तो फिर अगर प्राइवेट कंपनी को पैसे रेज करने हो तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? शेयर्स तुम पब्लिक में तो इशू कर नहीं सकते, जैसा अपन हर बार देखते हैं कि कंपनी तो पब्लिक में शेयर्स इशू कर रही है। तो अगर प्राइवेट कंपनी के पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वो अपने मेंबर्स से पैसे कैसे रेज करता है? पहले वो अपने एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनको तो ऑफर कर ही सकते हैं पहले। हाँ, एग्जिस्टिंग को कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर अपन शेयर्स इशू करते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर अपन शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वैसे इशू को अपन क्या बोलते हैं? राइट इशू। जोर से बोलो ना। ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स की रेस्ट्रिक्टेड होती है या फिर पब्लिक में नहीं होती। पब्लिक में तुम शेयर्स नहीं बेच सकते, तुम खुद के मेंबर्स में शेयर्स बेच सकते हो। इन केस तुमने ऑफ़र किया, अगर तुम्हें क्या हुआ, इन केस कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी है जिसमें अगर मैं मेंबर हूँ और मुझे अब उसमें मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू नहीं करनी, तो पहले मैं एग्जिस्टिंग लोगों को ऑफ़र करूँगी। इन केस अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर वो मेंबर्स के परमिशन से मैं कोई तीसरे इंसान को शेयर्स बेच सकती हूँ। वो भी 1-on-1 होगा। ऐसा नहीं कि मैंने एडवर्टीजमेंट छाप दी कि भाई किसी को शेयर्स चाहिए तो ले लो, वो चीज़ नहीं चलेगा। समझ आया? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने? शेयर्स पर ट्रांसफरेबिलिटी फ्रीली ट्रांसफरेबल। इन्विटेशन टू पब्लिक अपन कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप का एंटरप्राइज अपन हाल फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारे एंटरप्राइजेस में से तुम्हारे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा एंटरप्राइज रहेगा वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे? उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आती है कि तुम कौन सा टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का एंटरप्राइज बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। इनकेस अगर सर्विस सेक्टर है तो वहाँ पर 1-on-1 टच जो है वो ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। लोगों का अपने कस्टमर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो सर्विसेज में और एड ऑन चीज़ें दिखेगी। दूसरी चीज़ ये कि इन केस जो तुम्हारा बिजनेस का साइज़ है वो कितना बड़ा है। अगर तुम इनिशियली छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो और कितना पैसा तुम्हें नियर फ्यूचर चाहिएगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म में कहाँ तक स्केल कर सकता है। आया समझ में? अब किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया है कि इनको ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है? कभी ऐसा आधी रात में ऐसा कि ओह शिट ये बिज़नेस कर रहे हो तो पैसा ही पैसा हो जाए? कौन सा एस्थेटिक? कैफ़े। चलो ठीक है, एक अगर अपन कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो मॉडल है वो कौन से फॉर्म में तुम स्टार्ट करो, कौन से एंटरप्राइज के फॉर्म में तुम स्टार्ट करो, उसके लिए क्या क्या चीज़ों के बारे में तुम पहले सोचोगे? लोकेशन, ठीक है, एम्बियंस, कैपिटल भी बोला कोई इधर,
हो गया, एम्बियंस हो गया, हाँ। फिर वो बोलोगे इंटीरियर, फिर एक बोलेगा एस्थेटिक्स, वो सब खत्म, उसके आगे बढ़ो। रिस्क, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर कैफ़े का अपन एग्जांपल ले तो मिनिमम रिस्क ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, क्या चीज़ है? ज़्यादा रहेगा। और क्या बोला था? कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा यहाँ पर अगर तुम एक कैफ़े स्टार्ट कर रहे हो, जैसा भी एस्थेटिक तुम्हें चाहिए उस कैफ़े में? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना। तुम एक लोकेशन डिसाइड करोगे, उसको तुम रेंट पे ले रहे हो या ख़रीद रहे हो, उसके ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जाएगा, तुम उसके अंदर एक बैरिस्टा हायर करोगे, एक शेफ़ हायर करोगे, केटरिंग के लिए लोगों को हायर करोगे, तुम्हारे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सब के साथ तुम डील्स फाइल करोगे। तो एटलीस्ट एक वन टाइम कॉस्ट तो तुम्हारा हैवी जाने ही वाला है, और उन सबको मेंटेन करने के लिए भी तुम्हारा रिकरिंग कॉस्ट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें पहले से पता होगा कि अपन ऐसा सीधा 5-10 लाख में स्टार्ट नहीं कर सकते, एक बार के लिए तुम्हें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट, क्या कैफ़े तुम एक खोलोगे उधर ही तुम्हें स्टॉप रहना है, या फिर तुम उसके ब्रांचेस करोगे गुड स्टफ के जैसे जो हर गली में मिल जाता है? तो उसको तुम कौन से लेवल पे स्केल करने वाले हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो एंटरप्राइज का फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए। अब तुम रेवेन्यू जनरेट करोगे, उसमें जो प्रॉफिट है वो कौन से रेट पे जाएगा। अब अगर तुम सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट पे लगता है, क्योंकि अपन का जो प्रोप्राइटर है और जो सोल प्रोप्राइटर है वो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है। वही अगर तुम कोई कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर्म करते हो तो वो चीज़ फ्लैट रेट पे जाती है। आया समझ में? तो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पर्टिकुलर कैफ़े जो है वो कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टार्ट करोगे। समझ में आया? तो अब यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स जो तुमने सोचे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एंटरप्राइज कौन से फॉर्म में होना चाहिए? बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, क्योंकि अकेला इंसान कैफ़े स्टार्ट करे वो चीज़ भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी एक साथ में। पार्टनरशिप फर्म फिर रजिस्टर्ड रहेगी, अनरजिस्टर्ड रहेगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इनकेस अगर कुछ भी उल्टा गया, कैफ़े तो अब ऐसा है कि सूरत में एक दिन चलता है दूसरे दिन नहीं चलता, तो इनकेस अगर इतना रिस्क तुम ले रहे हो तो लायबिलिटी तो तुम्हारे ऊपर अनलिमिटेड आ जाएगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी। जितने लोग चाहो उतने लोग साथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कहीं ना कहीं कंपनी से कम कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। आया समझ में? अब बाकी सारी डिटेल में अपन देख ही लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है? जो भी फैक्टर्स अभी अपन ने इतने सारे डिस्कस किए उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन की गई है, तो वो एक बार अपन सब साथ में देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जैसे अभी कैफ़े है तो वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, वहाँ पर तुम्हें अपना पर्सनल टच हो, लोगों का टेस्ट टू टेस्ट भी चेंज आता है। अब इनकेस अगर तुम देखो कि अपने को ये पर्टिकुलर कैफ़े सूरत में 4-5 ब्रांचेस सेटअप करने हैं, तो तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रेसिपीज़ तुम यूज़ कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। सैटेलाइट पे अच्छा मिल रहा है, अल्थान पे अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ वोंट मेक सेंस। दूसरा, और अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हो तो उस पर कितना कैपिटल लगेगा, वो बिज़नेस तुम कौन से एक्सटेंट तक एक्सपांड कर सकते हो, वो पर्टिकुलर बिज़नेस में पर्सनल टच कितना चाहिए, या फिर अगर तुम दूर से काम करोगे तो भी चल जाएगा, कम लोग चाहिए या फिर तुम्हें एक पूरी टीम चाहिए होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ऑप्ट करोगे। आया समझ में? एक बार रीड कर लो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।
पढ़ लो यार। किया रीड? नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब कैसा साइज है फर्म का, स्मॉल मतलब कैसा, फर्म का साइज़ कितना है, काम कितना रहेगा, किस लेवल पर तुम स्टार्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज चूज़ करोगे। इनकेस अगर तुम्हारा स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है, तुम्हें ज़्यादा लोगों को केटर नहीं करना है, फ़िलहाल तुम्हारा जो मोटिव है या जो एंड टारगेट कंज्यूमर है वो कम है, या फिर जो एरिया में जो तुम काम कर रहे हो वो कम है, तो उसके बेसिस पे तुम एक छोटा एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही कंपनी का खर्चा लगाना वर्थ नहीं होगा, तो वहाँ पर तुम सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हारा कंपनी एक्सपांड हो रहा है, ज़्यादा लोगों को लेकर आना पड़ेगा, लेकिन अब वो स्केल कौन से लेवल तक एक्सटेंड होगा वो तुम्हें नहीं पता। वहाँ पर तुम्हें कितने रिक्वायरमेंट करने पड़ेंगे, कितने कंप्लायंसेस और चाहिएंगे, कहाँ कहाँ तुम एक्सपांड करने वाले हो, वो चीज़ें तुम्हें अभी तक आइडिया नहीं आ रही है। तो वैसे केसेस में अपन LLP से स्टार्ट कर सकते, क्योंकि LLP में अपन ने ये देखा है कि मिनिमम लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंपनी के कंपैरिजन में जो कंप्लायंसेस है वो कम है, तो वहाँ पर LLP से स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर तुम लार्ज स्केल में अपना बिजनेस फॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पर LLP वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगुलराइजेशन या फिर वो एक्ट पे जितने सारे कंप्लायंसेस बनाए हुए हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए। तो इनकेस अगर तुम लार्ज स्केल में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो LLP में काम करना इट गेट्स मेसियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे, उन सब का वेरिफिकेशन, उन सब का ऑथराइजेशन चाहिए होगा। LLP में अगर तुम्हें कोई भी काम करना होता है तो बहुत सारे कामों में ऐसा सीधा लिखा हुआ है कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो ही वो पर्टिकुलर चीज़ तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो दिस थिंग गेट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। उसके जगह पर तुम एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अब कंपनी में तुम्हारे पास बेनिफिट क्या रहेगा कि मैनेजमेंट तुम खुद से अपना हायर कर सकते हो, एक्सपर्ट मैनेजमेंट रहेगा, ओनरशिप सेपरेट रहेगी, तो काम उसी ढंग से चलेगा रिगार्डलेस ओनरशिप में या फिर शेयर होल्डर्स के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट से तुम और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कैसे डिसाइड कर रहे हो? छोटी साइट और छोटी है तो उसके लिए थोड़ा कैपिटल कम चाहिए होगा, एक ही इंसान अगर काम कर रहा है तो। और इनकेस अगर तुम्हें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर तुम सोल प्रोप्राइटर ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें फंड रेजिंग के ऑप्शंस भी लिमिटेड है और तुम्हारा काम का स्कोप भी लिमिटेड रहेगा। वही अगर तुम्हें उससे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए तो तुम पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हो कि पूरा का पूरा पैसा एक इंसान से नहीं लग रहा, जो तो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या आती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी की, और पार्टनरशिप बहुत बार रजिस्टर्ड भी नहीं होती है। तो वैसे केसेस में जो बैंक्स होते हैं वो भी उनको इतना फेवरेबल नहीं मानते कि हम उन्हें लोन दे दें। तो वहाँ पर अगर तुम्हें लायबिलिटी अपनी लिमिटेड चाहिए लेकिन पैसे रेस करने हैं तो फिर कंपनी इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि LLP में भी ऐसा नहीं है कि तुम पब्लिक से सीधा पैसे रेस कर सकते हो। जो पार्टनर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा उसके अगेंस्ट में तुम जितनी बोरिंग कर सकते हो उतना ही पैसा वहाँ पर तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो। आया समझ में? मैनेजरियल एबिलिटी, इसका मतलब मैनेज कौन करता है? अब अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें जो ओनर है वही मैनेजर होगा। तो इन केस वो पर्टिकुलर ओनर को बिजनेस हैंडल करने की, फाइनेंस हैंडल करने की, अकाउंट्स मेंटेन करने का उतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज सस्टेन नहीं कर पाएगा। या तो उसको फिर अलग से अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, पूरा एक टीम हायर करना पड़ेगा जो उसके अंडर काम करे।
ऑन दी अदर हैंड अगर तुम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एटलीस्ट इतना कन्वीनियंस रहेगा कि सपोज़ मेरे में अगर ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ नहीं है तो जो मैं पार्टनर फाइंड करूँ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसमें ये सारी चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए, तो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा कि मैं यहाँ पर ये मैनेज कर लूँगा, अकाउंट्स वो देख लेगा। समझ आया? लेकिन वहाँ पर भी एकदम एक्सपर्ट तुम्हें मिले उस चीज़ की गारंटी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन अगर तुम्हें अपना पूरा का पूरा कंपनी का जो एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, एक्सपर्ट हो उसमें, और हर एक फंक्शनल एरियाज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हो, तो कंपनी इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। आया समझ में? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट अपन अलग से हायर करते हैं। डायरेक्टर्स को हायर करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन के थ्रू होता है। वहाँ पर पूरी लिस्ट जाती है कि ये इंसान ने कितने कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर्स है, उससे क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। अगर अपन चाहे तो आर्टिकल्स में अपन अलग से अपनी सेपरेट क्वालिफ़िकेशंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इंसान जो है एटलीस्ट अगर ये एरिया में अगर उसने फंक्शन काम किया हुआ है या फिर ये पर्टिकुलर एरियाज़ में उसकी नॉलेज ज़्यादा है तो हम इसको हायर करेंगे। आया समझ में? कंपनी अगर तुम फॉर्म करते हो तो बहुत बार ऐसे रूल्स पहले से भी होते हैं। इन केस अगर बैंकिंग में तुम अपना बैंकिंग सेक्टर में अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर एक्ट में भी इन लोगों ने ये लॉ डाला हुआ है कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जिसको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और उन सब के रिलेटेड एक्सपर्ट नॉलेज है। आया समझ में? डिग्री ऑफ कंट्रोल, तुम्हें तुम्हारे बिजनेस पे कितना कंट्रोल चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर सोल प्रोप्राइटर है, तुम्हारा ही बिजनेस है और कोई तीसरा इंसान आएगा ही नहीं इंटरफेयर करने के लिए, तो कंट्रोल 100% तुम्हारे हाथ में। वही अगर अपन कंपनी की बात करें तो ओनरशिप और मैनेजमेंट एकदम अलग है। तो जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो एक एक्सटेंट तक है, लेकिन मेजॉरिटी जो डे टू डे फंक्शनिंग वाला काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगा। शेयर होल्डर का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। एक लिमिट से एक्स्ट्रा अगर अपन काम कर रहे हैं तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परमिशन की ज़रूरत होगी, डे टू डे मैनेजमेंट के लिए नहीं। समझ में आया? डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, रिस्क झेलने की कितनी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और लायबिलिटी तुम्हें तुम्हारे ऊपर कितनी चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करोगे। अगर लायबिलिटी लिमिटेड चाहिए तो एलएलपी या कंपनी तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन वही वो पर्टिकुलर बिजनेसेस जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्केलेबल होते हैं, तो वहाँ पर रिस्क भी अगर तुम उतना हैंडल कर सको तो ही ऑप्ट करना। समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, स्टेबिलिटी का मतलब वाओ, सोच ही नहीं पाई थी मैं उतना। सोल प्रोप्राइटर अगर तुमने स्टार्ट की और कोई सर्कमस्टेंसेस के कारण जो भी एक पर्टिकुलर इंसान ने सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट की, अब उसकी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है कि अब वो काम नहीं कर सकता, तो उसके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर में वो एक अकेला इंसान ही तो है काम करने वाला। सोल प्रोप्राइटर फर्म में अगर तुमने नॉमिनी भी अपॉइंट किया कि मेरे बदले मेरा बेटा संभाल लेगा या बेटी संभाल लेगी, तो वैसे केसेस में जो फर्म्स होते हैं जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं वो इंसान के रेपुटेशन के बेसिस पे उनका फर्म चल रहा होता है। बहुत बार ऐसा अगर तुमने कहीं देखा हो कि किराने के स्टोर पे भी अगर अंकल के जगह उनका बेटा बैठता है तो अपन बहुत बार वापस आ जाते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे। तो वो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं वो पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनकेस अगर वो प्रोप्राइटर नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े ही टाइम में उनका बिजनेस भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो तुम्हें तुम्हारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व करनी पड़ती है। तो वो ऐसे जो टाइप के बिजनेस है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। ऑन दी अदर हैंड एलएलपी और कंपनी में अपन ने एक फीचर देखा है परपेचुअल सक्सेशन का। उसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू मेंबर्स चेंज होते रहे भले, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस सेम रहेगा। आया समझ में? तो वो तुम्हें अपना बिजनेस कितना कैसे स्टेबली मेंटेन करके रखना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पर इन लोगों ने एक ऑप्शन लेकर आया था, दैट इज़ ओपीसी। अब ओपीसी में स्टेबिलिटी तो है क्योंकि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन तो मिलेगा ही, लेकिन एक ही इंसान काम करेगा तो ही चलेगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इसमें ये आता है कि एमओए में तुम एक नया क्लॉज ऐड करो, दैट इज़ नॉमिनी क्लॉज।
और वो ओपीसी का तुम्हें मैंडेटरीली एक नॉमिनी अपॉइंट करके रखना पड़ेगा कि इन केस जो भी पर्टिकुलर मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, या वो इनकेपेबल हो जाता है बिजनेस करने के लिए, तो वैसे केसेस में वो नॉमिनी कंटिन्यू करेगा। आया समझ में? कॉर्पोरेटस में ये याद रखना कि ओपीसी का जो नॉमिनी है वो एक ओपीसी से ज़्यादा में नॉमिनी नहीं बन सकता। आया समझ में? कि अगर ऐसा 4 ओपीसीज बनाए हुए हैं, चारों ने एक ही नॉमिनी को अपॉइंट किया हुआ है, अब चारों के ही अगर साथ में रोड ट्रिप में एक्सीडेंट हो गया तो वो नॉमिनी कहाँ जाएगा? आया समझ में? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गाइस, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पावर को डिवाइड करना। कह सकते हो जो तुम्हारा मैनेजमेंट होता है वो। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल है या नहीं वो कैसे पता चलता है अपन को? पावर डेलीगेट होने का सब काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक मतलब होता है जो तुम्हारा मैनेजमेंट सेक्टर है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, इनकेस अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है, तुमने मैनेजमेंट के लिए या फिर एडमिन काम के लिए कोई पर्टिकुलर इंसान को अपॉइंट किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर इंसान के अपॉइंटमेंट को चेंज करना या फिर उनका जो भी वेरिएशन तुम्हारे मैनेजमेंट या फिर स्कोप ऑफ वर्क में लेकर आना है, कंपैरेटिवली उसमें कम कॉस्ट जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन कंपनी की बात करें तो कंपनी में मैनेजमेंट अलग होता है, नो डाउट शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनका रीअपॉइंटमेंट, उनका रेजिग्नेशन, उनको कंपनी से बाहर निकालना या फिर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें स्कोप ऑफ वर्क में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो वो सारे प्रोसीजर को करने के लिए कॉस्ट और कन्वीनियंस दोनों ही ज़्यादा जाती है। पहले तुम्हें एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, उसमें अगर मेजॉरिटी वोट मिल रहे हैं तो ही वो डायरेक्टर के ऊपर अपन कोई चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इनकेस अगर तुमने वैकेंसी क्रिएट भी कर दी तो उसका अपॉइंट भी तुम्हें 30 डेज़ के अंदर करना होगा, ताकि वो 3 लोग या फिर 2 लोग वाली क्राइटेरिया एट ऑल टाइम्स फुलफिल रहे। तो वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कंप्लायंसेस के फॉर्म में, कन्वीनियंस के फॉर्म में, कॉस्ट के फॉर्म में कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है। कंपनी में एक और चीज़ आती है, वो तुमने कहीं देखा है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट कहीं सुना है कि डायरेक्टर्स एट ऑल टाइम सेम नहीं रह सकते पब्लिक कंपनी में। तो फिर 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल अपन रोटेट करते हैं, वो रिज़ाइन होता है, फिर कोई और आता है, तो वो सारी चीज़ों में भी कॉस्ट ज़्यादा जाता है। उसका मेन मोटिव यही है कि अपन कोई कंपनी में एक डायरेक्टर को इतने टाइम के लिए नहीं रखेंगे कि वो ऐसा ही लगे कि एक परमानेंट मेंबर है, जिसके कारण मैनेजमेंट में बहुत बार करप्शन के पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। आया समझ में? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो जितना भी एंटरप्राइज ने प्रॉफिट अर्न किया है वो किसके पास जाएगा? सोल प्रोप्राइटर के पास। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन या डीड में जो परसेंटेज लिखा है उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। एलएलपी में सेम चीज़ ना, कंपनी जैसे जो डीड में एलएलपी के अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कंपनी में डिविडेंड के फॉर्म में। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो तुम कंपनी में रिटेन करते हो या तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस मिलता है वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस चीज़ का डिसीजन कौन लेता है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जोर से बोलो ना यार। हाँ, डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉफिट या ये पर्टिकुलर ईयर में जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो प्रॉफिट जनरेट किया, वो रिटेन करेंगे हम या फिर शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे। आया समझ में? तो इन सब के कंपैरिजन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसके हाथ में? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में, क्योंकि वो अकेला इंसान है। कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन।
अब ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर बनाने के लिए उसके ऊपर रेगुलेशंस, उसके ऊपर कंप्लायंसेस बहुत मिनिमम है। पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पार्टनरशिप एक 1932 अपन को फॉलो करना होगा, डीड बनानी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। एलएलपी में एलएलपी एक्ट तुम्हें फॉलो करना होगा, उसमें पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें एक एलएलपी पूरी इनकॉर्पोरेट फ्रॉम बेस करनी पड़ती है, नाम रिजर्व कराना पड़ता है, फॉर्म फाइलिंग करनी पड़ती है, आरओसी में जो एक्स्ट्रा तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जाएंगे वो अलग। कंपनी में तो पढ़ा है किसी ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो स्पाइस प्लस फॉर्म्स और थोड़ा सा कंपनी लॉ में आया होगा, तो वहाँ पर तुमने देखा होगा कि लेंदी कितना ज़्यादा है। और उसके बाद में भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद में भी रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन, कंपनी बिजनेस कमेंस कर रहे हो तो उसके लिए अलग से फॉर्म फाइलिंग, तो वहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट और कंप्लायंसेस ज़्यादा जाता है। आया समझ में? गवर्नमेंट का स्क्रूटिनी भी कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा रहता है, इतना सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ये लोग लोड नहीं देते जितना कंपनी के ऊपर होता है। टैक्स इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। टैक्स लायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स पे कितना कैसे लगता है। हाँ, चैप्टर खत्म। जोग्राफिकल मोबिलिटी क्या होता है? वो चीज़ भी और तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सीजनल है या नॉन सीजनल है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बिकते हैं, उसके बाद में पूरे साल में उसकी कोई डिमांड नहीं आती। तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन से फॉर्म का है, उसको तुम्हें कौन से लेवल तक एक्सटेंड करना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। अब इनकेस अगर तुम्हारा कोई सीजनल प्रोडक्ट है और उसमें तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो कंप्लायंसेस है वो तो ईयर राउंड चलते ही रहेंगे, लेकिन ईयर राउंड तुम अपना रेवेन्यू तो जनरेट कर ही नहीं रहे हो, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा होगा तुम्हारे ऊपर। आया समझ में? नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में वो चीज़ है ही नहीं, प्रोप्राइटर ख़त्म, ओनरशिप ख़त्म। पार्टनरशिप फर्म में भी वापस से पूरा डिसॉल्व होगा। कंपनी में ये चीज़ ईजी है क्योंकि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग है, और पब्लिक कंपनी में तो शेयर्स ट्रांसफ़र भी फ्रीली हो सकता है। आया समझ में? हाँ या ना? ऑलरेडी सब पूरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नया अपन डिस्कस कर ही नहीं रहे आज। मैनेजरियल नीड्स के ऊपर भी अपन बात कर चुके हैं। सीक्रेसी मेंटेन करना कौन से फॉर्म में ज़्यादा इजी होगा? सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि वो अकेला इंसान है। और कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं अपन, ट्रेड सीक्रेट्स तो उसमें भी होते ही है, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है? डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब क्या कंपनी में जो भी चीज़ हो रही है वो सारी चीज़ें शेयर होल्डर को बताना ज़रूरी है? तो अगर ऐसा करेंगे तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक एक्सटेंट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पर तुम्हें डिस्क्लोजर्स करने मैंडेटरी है, और वहाँ पर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स तो ऐसे भी है जो लॉ तुम्हें बोलता है कि ये चीज़ें तुम्हें हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्क्लोज़ करनी ही पड़ेगी। तो सीक्रेसी मेंटेन करना तुम्हारे बिजनेस अकाउंट्स या फाइनेंशियल्स को एक फॉर्मेट में दूसरों से छुपा के रखना कंपनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल अपन एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पर तुम अपने फाइनेंशियल्स, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें आरओसी को अपन डिस्क्लोज़ करते हैं, और जैसे ही तुमने वो चीज़ आरओसी में सबमिट की है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। आया समझ में? तो कोई भी इंसान रजिस्ट्रेशन करवा के वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। एक और चीज़ भी होती है कि कंपनी का जो अकाउंट्स की बुक होती है, वो सारी बुक्स जो मेंबर्स है उनके लिए एट ऑल टाइम्स ओपन रहेगी। मेंबर्स कभी भी आकर अब चेक कर सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई ट्रेड सीक्रेट है, कोई पर्टिकुलर ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक पेपर पर नहीं आया है, उसका सीक्रेट अपन मैनेजमेंट मेंटेन करके रख सकता है। बाकी सारी चीज़ों में हर एक चीज़ तुम्हें डिस्क्लोज़ करनी ही पड़ेगी। समझ में आया? इंडिपेंडेंस, यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं ये लोग? लास्ट वाला जो पॉइंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। पता है क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस
चलाना कितना इजी है। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें अपने बिजनेस में फ्रीडम चाहिए कि मेरे ऊपर और कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट हर एक पॉइंट पे आके ये ना बोले कि अभी ये चीज़ बताओ, अभी ये करो, तो अगर तुम्हें तुम्हारा बिजनेस का ऑपरेशन एकदम स्मूथली रखना है कि और कोई तीसरा इंटरप्शन ना आए, तो वैसे केसेस में सोल प्रोप्राइटर इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कंपनी में तो तुम्हें हर एक मोड पे हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। समझ में आया? अब ये सारे जो अपन फैक्टर्स देखे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, ये तुम्हें एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है कि एटलीस्ट इतने फैक्टर्स तुम्हें कंसिड्रेशन में लेना ही होगा। ये चैप्टर में तुम्हें सिर्फ मेन इतना ही ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, और इनकेस अगर तुमको एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने वाले हो तो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे अपन। आया समझ में? एकदम बेसिक चैप्टर है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें अपन को। नेक्स्ट जो एक लास्ट पॉइंट तुम्हें बोला हुआ है, दैट इज़ ये पूरे चैप्टर का एक समरी, एक बार रीड कर लो। कि अब सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे तुम पूरा का पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन चॉइस नहीं रख सकते, हर एक फैक्टर को तुम्हें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। रीड करने के लिए टाइम दिया है। कुछ नया पॉइंट मिला, कुछ नहीं समझ आया ऐसा? नोटबुक्स है तुम सबके पास अपनी अपनी? नहीं है तो पेपर ले लेना मुझसे। अभी जो अपन ने डिस्कशन किया इतना सारा, तुम्हें लर्न कुछ भी नहीं करना है। मेरे को बुक की लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन बोलूँगी, उसको तुम्हें अपने मन में तुम जैसे फ्रेम कर सकते हो वैसे लिख के देना। अभी लिखना है, लिख के लाना नहीं है। एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, और अभी ही जस्ट डिस्कस किया हुआ है। How does आ गई वो? क्वेश्चन बोल रही हूँ, सुन लो। हाउ डज कैपिटल कंट्रीब्यूशन play a role while
while, WHILE, choosing a suitable form of business organization. Suitable form of business organization. How does capital contribution play a role while choosing a suitable form of business organization? 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिखो. ऑर्गेनाइजेशन